नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। तो आज विशेष क्या है? तो आज हम विशेष बात करने वाले हैं खरीफ फसलों को लेकर, क्योंकि जिस तरह से चिंता बनी है अगस्त के मॉनसून के बाद, इसके बाद अब ऐसा लग रहा है क्या सरकारी जो एस्टिमेट्स है, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, क्या उसके मुताबिक ही उसकी उत्पादन उसके मुताबिक ही रहेगी या क्या इसमें कुछ बदलाव होगा? और आगे, क्योंकि जिस तरह के मॉनसून की चाल रही है, जून में हमने देखा था काफी डेफिसिट दिख रही थी ज्यादातर देश के हिस्से में। जुलाई एक सरप्लस वाला महीना बना, अगस्त में फिर से भारी डेफिसिट हो गई है और सितंबर का महीना कैसा रहेगा, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ चार मेहमान हैं। मोहित मुरगई साहब हैं, एमडी हैं ओमसम ग्रुप के, और साथ ही जो राइस की जो फेडरेशन है उसको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं पुखराज चोपड़ा साहब हैं, राजस्थान से जाने माने एग्री एक्सपर्ट है, और एप्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा साहब हैं, और स्काईमेट से महेश पलावत साहब है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ईटी नाउ स्वदेश के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले मॉनसून की चाल पर नजर डालते हैं, क्योंकि जुलाई में काफी सरप्लस के बाद अब अगस्त के महीने में अगर आप एंट्री करेंगे तो यहां पर 8% से ज्यादा की डेफिसिट हो चुकी है। महेश जी, क्या लग रहा है? जून में काफी डेफिसिट दिख रही थी, जुलाई काफी सरप्लस, फिर अगस्त में डेफिसिट, अब सितंबर कैसा रहने वाला है? देखिए विश्वमोहन जी, अभी जो 8% की डेफिशिएंसी आ चुकी है, जो भी सरप्लस था जुलाई का उसको भी खत्म कर दिया गया है और 8% डेफिसिट है। और आगे जो मानसून की प्रोग्रेस कम से कम 5-6 दिनों तक तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं पर भी बारिश नहीं होगी। पूरे भारत में सूखे जैसे हालात देखने वाले हैं। हालांकि उत्तर पूर्वी राज्यों में मॉडरेट शावर्स होते रहेंगे और हो सकता है कि सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में बारिश की गतिविधियां दिखाई दे जाए। और सितंबर के महीने में अगर 2-3 सितंबर से बात करें तो जो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, इस इलाके में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश तक भी कुछ मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं, लेकिन ये जो शावर होंगे ये भी जो डेली एवरेज है इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अब जो मानसून है धीरे धीरे और ज्यादा नीचे जाएगा और हो सकता है कि सूखे की तरफ चला जाए, क्योंकि अगर 90% से नीचे जाता है तो इसको ड्रॉट लाइक कंडीशन कहते हैं। अभी हालांकि मौसम विभाग ने जो सूखे को की जो डेफिनेशन है उसको हटा दिया है, इसको डेफिशिएंट बताते हैं। जैसे हमने बताया था 94% लॉन्ग पीरियड एवरेज का रहेगा और बिलो नॉर्मल है, तो बिलो नॉर्मल या ड्रॉट की तरफ जाने की संभावना है। सितंबर में भी मानसून अच्छा नहीं रहेगा जी। ओके, यानी सितंबर में भी मॉनसून अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन आईएमडी, महेश जी, आईएमडी से बात हो रही थी, उनका कहना था कि सितंबर सामान्य रहेगा। उन तो क्या स्काईमेट की तरफ से आप लोगों ने क्या अनुमान लगा रखा है, सितंबर के महीने में कितनी बारिश होगी? देखिए, जो आईएमडी कह रही है जो सामान्य रहेगा, तो क्या होता है कि सितंबर में जो बारिश ही बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आपको मालूम है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया से मानसून विड्रॉ होने लग जाता है। जो हम्म। ओवरऑल रेन होती है वो 14-15 सेंटीमीटर होती है, तो बहुत ज्यादा बारिश वैसे भी नहीं होती। अगर उसमें से भी 19% की कमी या ज्यादा हो गई, नॉर्मल में आता है अगर एक सीजन को बात करें, तो ये अगर नॉर्मल कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि नॉर्मल से कम रहेगा। और क्योंकि कोई बड़ा वेदर सिस्टम नहीं है और पश्चिमी जो हवाएं चल रही हैं वो लगातार चलती हाँ हाँ। रहेंगी उत्तर पश्चिम भारत में, और मानसून की जो ट्रफ है वो नीचे नहीं आ पाएगी। इससे बारिश जो होगी ओके। वो अगर बात करें तो मध्य भारत का जो वेस्टर्न पार्ट है और जो उत्तर पश्चिम भारत है वो पूरी तरह सूखा रहेगा। पूर्वी भारत में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है यानी जी। पूर्वी भारत में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन मध्य भारत को लेकर चिंता और बढ़ने वाली है सितंबर के महीने में, ऐसा महेश पलावा साहब कहते हैं। साथ ही अगले जो 5-6 दिन होंगे वो मानसून के लिहाज से बिल्कुल बेहतर नहीं रहेंगे। हो सकता है जो नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं वहां पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, लेकिन ओवरऑल चिंता बनी हुई है और सामान्य से कम बारिश का ही अनुमान स्काईमेट को लग रहा है। हालांकि आईएमडी को अभी भी लगता है, आईएमडी ने भी कहा है कि सितंबर के पहले हफ्ते तक कम बारिश होगी, लेकिन बाद में सितंबर में रिकवरी आएगी और सामान्य बारिश सितंबर के महीने में होगी और सामान्य के आसपास ही ओवरऑल पूरा सीजन रहेगा, ऐसा आईएमडी को लगता है। लेकिन स्काईमेट को लगता है कि सामान्य से कम बारिश हो सकती है। लेकिन लेकिन चलिए पुखराज जी, आपने मॉनसून के ऊपर सुना जिस तरह की चिंता है, अगर पहले भी आपसे बात हुई थी, अगस्त में जिस तरह के पैची रेंज हमने देखे, एक तो जुलाई में इतनी शानदार रिकवरी, इतनी अच्छी बारिश और ओवरऑल मैं बता रहा हूं, लेकिन अगस्त के महीने में चिंता बढ़ गई है। कौन कौन से ऐसे फसल है जिनको ज्यादा डैमेज देखने को मिल सकता है? तो देखिए, राजस्थान में तो जो अब चल रही है उन सभी फसलों को डैमेज होना है, किसी में कम और किसी में ज्यादा। जहाँ तक बात है, चाहे नरमा कपास हो, चाहे मूंगफली हो, मूंग हो, ऊख हो, ज्वार हो, बाजरा हो, सभी में नुकसान है। सभी को अगस्त में बरसात चाहिए थी और अगस्त बिल्कुल सूखा निकल गया। और जिस तरह से अगस्त सूखा निकला है
और सितंबर में भी ये संभावना कमजोर की है बारिश की, और मानसून कमजोर की है तो ये बहुत बुरा होगा। सरकारी अनुमान जो आते हैं फसलों के, उसके अंदर क्या बिजाई का आंकड़ा आता है, उसको बिजाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं ईल्ड से, और फिर वो फसल निकालते हैं, पर वैसा होगा नहीं इस बार। जिस तरह से राजस्थान क्या पूरे भारत में या हम पूरे संसार में ही कहें तो जलवायु परिवर्तन का जो हमने ये देखा है वो इस तरह का है कि ये सारे फसली चक्र है उनको गड़बड़ा देगा, और इन फसली चक्रों के गड़बड़ाने से पूरे विश्व में खाद्यान्न संकट या कमजोर खाद्यान्न उत्पादन की आशंका तो बनी हुई है, और वो सामने भी है कि जैसी खेती थी वैसा कुछ आएगा नहीं। तो ये विश्व मोहन जी एक चिंता का विषय है। जहां तक मैंने खुद ने कल एक सर्वे में गया था, मैंने मूंग की फसल देखी, आपने पिछली बार मूंग पे पूछा था, तो मूंग की फसल लगभग नागौर की एरिया में तो जहाँ सबसे ज्यादा मूंग होता है पक चुका है, और उसकी कटाई शुरू हो चुकी है, फसलें जल चुकी है, उसके अंदर बहुत कम दाना है, और जो भी दाना है वो छोटे साइज का है, तो निश्चित रूप से ये फाइनल है कि यील्ड तो बहुत कम आएगी। तो इस तरह की जो फसलों को प्रभावित किया है, तो पूरी फसलें आने के बाद पता लगेगा कि कितना नुकसान हुआ है, पर ये जरूर है कि हर फसल में कुछ न कुछ नुकसान है विश्व मोहन जी। ओके, यानी हर फसल में कुछ ना कुछ नुकसान है। भले ही जो बुआई का जो एरिया आपको अगर खरीफ सीजन में देखेंगे तो पिछले साल से ज्यादा जरूर दिखेगा, लेकिन जी बुआई एरिया ज्यादा होने के बावजूद यहाँ पर उत्पादन यील्ड को लेकर चिंता ज्यादा है। अब दाल की बात कर रहे थे, मूंग को लेकर, मूंग में बेहतर बारिश की वजह से मूंग की बुआई, सबसे ज्यादा बुआई राजस्थान में ही हुई है। बलदेवा जी, आप यहाँ पे दलहन के एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या तुअर उड़द के बाद अब मूंग को लेकर भी एक बड़ी चिंता बढ़ने वाली है क्या? बिल्कुल मिसमन जी, जैसा पहले महेश पलावा जी को सुनकर फिर पोखरा जी को सुनकर जो विकट स्थिति है वो तो सामने पड़ी है, वो दिखाई भी दे रही है, क्योंकि बारिश भी कुछ दिनों से हुई नहीं है। यदि आगे आने वाले दिनों में बारिश नहीं होती है तो मूंग की फसल पे भी फर्क पड़ेगा, और जो तुअर की फसल आ रही है उस पे भी फर्क पड़ेगा, और जो दिसंबर में बिजाई होती है जिसके लिए नमी चाहिए, चना और मसूर, उसमें भी फर्क पड़ेगा। तो दालों में तो तीनों चीजों में फर्क पड़ने वाला है डेफिनेटली। हाँ, ये एक दो सकून की बात है कि सरकार के पास करीबन 30 लाख टन चना अभी पड़ा है, और 9 लाख टन, करीबन 8.5 से 9 लाख टन मार्कफेड, नाफेड और दोनों जगह मिला के पीएसएस और पीएसएफ का मूंग भी रखा हुआ है, अभी सरकार ने प्रकोर कर रखा है। जहां तक तुअर की बात है, तुअर चूंकि अफ्रीका से आ रही है, करीबन 5 लाख टन तुअर आने की संभावना है, तो इसलिए भाव में आपको बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है। न शायद हो सकता है कि भाव में बढ़ोतरी सरकार ज्यादा नहीं होने दे जब तक सरकार के पास माल है। तो केवल संतोषजनक एक स्थिति इन तीनों दालों में एक ही है कि एक दाल बाहर से इंपोर्ट हो सकती है और दो दालें जो है वो सरकार के पास है। मसूर दाल इंटरनेशनल में नई फसल आने वाली है अक्टूबर में, तो यदि सरकार इसको उसका इंपोर्ट भी सरकार ने ओजीएल में कर रखा है, तो मुझे लगता है कि मसूर भी आ जाएगी। चना यदि बहुत ज्यादा तेज होता है या मटर बहुत ज्यादा तेज होती है तो सरकार हो सकता है कि इसकी इंपोर्ट में ड्यूटी कम करने के बारे में भी सोचे। तो मैं ये सोच रहा हूं कि हाल फिलहाल यदि देखें तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि मूंग की जो बिजाई थी वो ज्यादा थी, मोट की बिजाई थी वो ज्यादा थी। फसल में नुकसान होके भी यदि कम भी आता है तो शायद हम उसकी भरपाई दालों में कम से कम कर सकेंगे। ओके, यानी जो आपके लिए जो ग्रीन सूट्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो चना है और मसूर, ये दोनों, क्योंकि इन दोनों के स्टॉक यहाँ पे, या चना का घरेलू स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और मसूर ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों से सप्लाई होगी, क्योंकि वहाँ पर पर्याप्त स्टॉक है, पर्याप्त इस बार लग रहा है कि वहाँ की जो सप्लाई आएगी तो वहाँ उससे सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन चिंता है यहाँ पर उड़द को लेकर, तुअर को लेकर और साथ ही मूंग को लेकर। अगर बुआई की एरिया की बात करें तो 5.25% पिछले साल से कम बुआई तुअर की हुई है, उड़द की बुआई करीब करीब 14% कम है पिछले साल से बुआई, और मूंग की बुआई 8% तो कम है ही। लेकिन इसके बाद उत्पादन यील्ड को लेकर भी चिंता है, इस बुआई एरिया में भी और भी कम उत्पादन, पिछले साल भी हमने देखा था कि तुअर का जो उत्पादन हुआ था वो कम था, अब इस साल उससे भी कम होने वाला है, और जब तक नए इंपोर्ट नहीं आते तब तक चिंता की बात तो है ही। और मूंग लगातार 3 साल से हम उत्पादन लगातार बढ़ोतरी देख रहे थे, और जैसा बलदेवराज सर कह रहे हैं कि इसमें और कमी आ सकती है उत्पादन में, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय। आगे प्राइसेस पे बात करेंगे बलदेवा जी, लेकिन एक राइस पर भी टेक ले ले। अब मोहित जी, आपसे मेरा सवाल होगा, राइस
को लेकर सरकार एक के बाद एक लगातार फैसले ले रही है। पहले उन्होंने गैर बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट को बैन किया, फिर 20% पैरा बॉइल्ड राइस पर उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, अब एमएपी भी लगा दी, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया बासमती को लेकर। क्या सरकार को लग रहा है कि बुआई एरिया भले ही ज्यादा दिख रही हो लेकिन उत्पादन इस साल कम होने वाला है, यील्ड कम रहने वाली है, क्या ये चिंता सरकार को सता रही है मोहित जी? यस, कुछ हद तक मेरे हिसाब से इन्फ्लेशनरी डिसीजंस है ये, जो गवर्नमेंट सही समझ के अपने हिसाब से ले रही है। पर पैडी सोइंग जैसे कि आप सब जानते हैं कि 4% इज मोर ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में देश भर में 4% एक्स्ट्रा बुआई हुई है। जनरली जहाँ पे भी पैडी सोइंग एरियाज हैं वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम हमारी कंट्री का बहुत अच्छा है और उधर तकलीफ आने की चांसेस बहुत कम है। और यहाँ पे हमारे पास FCI भी है जिनके पास एक बफर स्टॉक मेंटेन होता है, जो गवर्नमेंट काफी एक बफर स्टॉक आपके पैडी से चावल क्रिएट करके उसमें अपने पास एक स्टॉकिंग रखता है। तो वो भी हमारे पास करीबन 100 मिलियन टन है और हमारा जो क्रॉप है वो बहुत बड़ा क्रॉप है ये। अगर गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो आने वाले टाइम में पैडी के प्राइसेस भी नीचे जाएंगे और बफर स्टॉक भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट होना मेरे हिसाब से जरूरी है क्योंकि वी कंट्रोल, इंडिया जैसे कि कंट्रोल करता है 46%, जहाँ पे वर्ल्ड मार्केट का जो शेयर है वो पूरा इंडिया के पास है एक्सपोर्ट्स में। पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड भर में जितना भी माल एक्सपोर्ट होता है उसका 46% शेयर जो है वो इंडिया के पास है। तो इसीलिए इस पे जो बाधाएं डाली जा रही है या बाधाएं आ रही है, मैं बोलूंगा 20% या बैनिंग का कुछ सेक्टर्स में, कहीं पे बासमती पे MEP आ रहे, तो ये प्रोसेस को बहुत स्लो डाउन कर देगा और दिस विल इम्पैक्ट द एंटायर एक्सपोर्ट फेडरेशन और राइस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। ओके मोहित जी, अब मेरा एक सवाल होगा बासमती राइस को लेकर। बासमती राइस में जो एमएपी जो लगाया गया है $1200 प्रति टन का, क्या आपको लग रहा है कि बासमती की आड़ में दूसरे चावल का भी एक्सपोर्ट हो रहा था, इस वजह से सरकार ने एमईपी को काफी ऊपर की तरफ रख लिया? एक एसोसिएशन के तौर पर आप क्या चाह रहे हैं, क्या रीजनेबल एमईपी होना चाहिए बासमती का? देखिए, जो MEP है वो कहीं भी $1000 तक हो सकता था, पर $1200 गवर्नमेंट ने सोच के ही लगाया है, विच इज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्लियरेंस की। कस्टम्स में क्लियरेंस और स्मूथनेस कितना फास्ट होता है उसके ऊपर प्रोसेस यहाँ पे स्लो डाउन हो जाएगा। जैसे ही हम इसको ब्यूरोक्रेटिक डाल देंगे तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अगर ये फ्री होता है तो ये फटाफट आपका एक्सपोर्ट होते रहता है और स्पीड से जाता है। जो ये प्रोसेस स्लो डाउन होने से आपकी टोटल एक्सपोर्ट्स भी डाउन आएगी और इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो हिट आएगा। ओके, नॉन बासमती के लिए भी और बासमती। नॉन बासमती में जैसे कि आप जानते हैं 60% नॉन बासमती का एक्सपोर्ट है, 40% बासमती का एक्सपोर्ट है। ओके, चलिए, इंडिया के रेवेन्यू के लिहाज से तो हिट आएगा लेकिन यहाँ के कंज्यूमर के लिहाज से कंज्यूमर्स को भी हिट कर सकता है, इसलिए सरकार सोच रही होगी और चुनावी साल है तो सरकार को ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अब चलिए, अब एक मॉनसून पर ही एक और चेक ले लेते हैं, क्योंकि हम रबी सीजन की तरफ जब भी जाते हैं तो मॉइस्चर आपके सॉइल में होना, आपकी ज़मीन में होना बहुत ज़रूरी रहता है, तभी अगली फसल की जो यील्ड होती है वो बेहतर होगी, आपको वहाँ से सपोर्ट मिलता है। अब पलावर साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या एक्सटेंडेड मॉनसून, जैसा पुखराज सर कह रहे थे कि एक्सटेंडेड मॉनसून क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है, या प्री मॉनसून भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो यहाँ पर शुरुआती बुआई काफ़ी पहले शुरू हो गई थी। अब क्या लग रहा है आपको, एक्सटेंडेड सितंबर अक्टूबर में भी बारिश होगी, उससे रबी की फसलों को कुछ सपोर्ट मिल जाए? देखिए, अभी जो जैसे क्लाइमेट चेंज का असर तो दिखाई दे ही रहा है। जो हमने देखा कि पहले तो पेपर जो साइक्लोन आया उसके कारण ये हुआ था, जो पहले से बारिश हो गई थी गुजरात और राजस्थान में और बिजाई पहले कर दी। उसके बाद जो जून में फिर थोड़ा सा डेफिशिएंट रहा और जुलाई में फिर मानसून बढ़ गया। तो यानी कि अनइवन रेनफॉल तो लगातार हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, और पश्चिमी हवा जो होती है उसमें नमी काफी ज्यादा कम होती है और ये जमीन की नमी को भी कम कर देती है। तो आगे अब ऐसा लग रहा है कि जो अगर सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में मानसून अगर विड्रॉ होना शुरू हो जाता है, जो यूजुअली जो डेट है वो 17 सितंबर की होती है, लेकिन पिछले कई सालों हमने देखा है कि अक्टूबर तक ये मानसून बना रहता है। लेकिन इस बार जो अल्नीनो का इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है और जो भी वेदर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन रहे थे वो पहले गुजरात और राजस्थान तक पहुंच रहे थे, लेकिन अब
पिछले 3 या 4 वेदर सिस्टम ऐसे थे या लो प्रेशर एरिया वगैरह जो मध्य प्रदेश तक आते आते रुक गए, क्योंकि पश्चिमी हवाएं उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही और वो कमजोर होते हुए उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ चले गए। यानी कि वो पूर्वी भारत और गंगा के मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश दे सकते हैं, लेकिन जो पंजाब है, हरियाणा, आपका राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाके सूखे रहने वाले हैं और पश्चिमी हवाएं नमी को भी सोख सकती हैं। तो आगे आगे की जो रबी की फसल है उसमें भी दिक्कत आने की संभावना दिखाई दे रही है। और सितंबर में बहुत ज्यादा मानसून की प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही। अक्टूबर में कोई ऐसा वेदर सिस्टम आता नहीं है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो नवंबर में आके शुरू होते हैं। अगर कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहले आना शुरू हो जाए और कुछ वेदर एक्टिविटी अक्टूबर में हो जाती है तो ये वरदान होगा, नहीं तो उम्मीद काफी कम दिखाई दे रही है। ओके, यानी उम्मीद काफी कम है, तो मॉनसून को लेकर काफी चिंता है। पुखराज सर, अब आपसे बात करते हैं राजस्थान के स्पेसिफिक कुछ फसलों को लेकर। सबसे पहले ग्वार की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है ग्वार को लेकर क्या कंडीशन है? आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि बुआई का एरिया सरकार के टारगेट से ऊपर भी है, बुआई का एरिया काफी अच्छा है, फसलें भी अच्छी लग रही थी, लेकिन अब अचानक से स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। क्या लग रहा है, क्या उत्पादन आप लोगों ने जो एस्टिमेट लगा के रखा होगा, बाजार ने जो अनुमान लगा के रखा होगा, उससे काफी कम रहने वाला है? आपका अनुभव क्या कहता है ग्वार को लेकर? देखिए, जो बिजाई के हिसाब से एस्टिमेट लगाया था उससे तो बहुत कम रहना, कम मतलब बहुत कम रहना है। जैसी अभी बिजाई बिजाई अच्छी होती है और उसके बाद बरसात नहीं होती, तो मैं इसे डबल अकाल की देता हूँ कि ये डबल अकाल क्यों है। एक तो किसान ने बीज डाल दिया जमीन में, फिर ऊपर से फसल नहीं हो रही है, खेत बिल्कुल सूखा जा रहा है, तो ये दो अकाल हो गए। एक तो फसल का न होना और एक जो बीज था उसको जमीन में डाल दिया, वो मेहनत जमीन पे डाल दी। तो ऐसी ऐसी स्थिति अभी ग्वार के किसानों के साथ हो रही है। तो मैं अभी अब पहले जैसे आपको सुन रहा था महंगाई निर्यात के बारे में, भावों के बारे में। भावों से बड़ी समस्या ये है कि 65% आबादी है वो सीधे कृषि से जुड़ी हुई है, और इस 65% आबादी में से 61% बरानी किसान है, अशिक्षित क्षेत्र के किसान है, और बाकी के सिंचित क्षेत्र के। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। यदि खाद्यान्नों का निर्यात किया जाए, आयात की व्यवस्था नहीं की जाए तो बैलेंस बिगड़ जाएगा, और अगला जो 24 का चुनाव आने वाला है वहां तक सरकार ये नहीं चाहेगी या किसी तरह की महंगाई बढ़े। अब वापस फसलों की बात पे आते हैं कि जो ग्वार की फसल है वो जिस तरह से खराब हुई है, उसी के अनुपात में मोठ और मूंग की फसल भी खराब हुई है विस्मोहन जी। और यहाँ जो सिंचित एरिया की फसल है, नरमा है, कपास है, या सिंचित एरिया में जो भी गवार या मूंग खड़ा है वो ठीक है, उसके अंदर पानी मिल रहा है, पर उसमें भी पानी का और बिजली, राजस्थान में तो बिजली का संकट भी अभी चल रहा है, तो पानी लगातार दे नहीं पाता किसान। उसको नहर की एक जो बारी आती है उसमें 6 या 7 बीघा की वो सिंचाई कर पाता है, उससे ज्यादा की सिंचाई नहीं कर पाता है। तो बाकी की फसल जो बिजाई कर रखी है वो भी खराब हो रही है। तो ये दोनों तरफ से असंतुष्टि और फसल को मनुष्य की ओर ये सिचुएशन हमें ले जा रही है। तो इसमें सारे उत्पादन पे, चाहे वो बाजरा हो, चाहे मूंग हो, चाहे वो मोठ हो, या आपका ग्वार हो, सबकी कमोबेश एक ही स्थिति है, अलग अलग स्थिति नहीं है। और जो हम अनुमान कर रहे थे कि ये 30% 40% का नुकसान होगा, कल मैंने पोल करवाया था एक, तो जिसमें एवरेज लोग ये मानते हैं कि 70% का नुकसान तो पक्का है। तो हम मान सकते हैं कि यदि और बरसात नहीं हुई सितंबर के फर्स्ट वीक तक, तो ये नुकसान बढ़ भी सकता है विश्वमोहन। ओके, यानी ये नुकसान बढ़ भी सकता है, और 70% तो काफी ज्यादा लग रहा है। अगर इतना नुकसान हुआ तो काफी चिंताजनक बात है। आप कॉटन की बात कर रहे थे पुखराज जी, एक सवाल कॉटन पर भी मैं आपसे लूंगा। बुआई का एरिया भी कम है, पिछले साल हमने देखा था जिस तरह की तेजी कॉटन में दिखी थी, क्या लग रहा है फिर से वही चीजें कॉटन में तो नहीं दोहराने वाले हैं? वही 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 दौर आएंगे विश्वमोहन जी। इस बार कॉमोडिटी का हर मार्केट उसी दौर को पकड़ेगा कि बड़ी तेजी मंदी के झटके आएंगे, और उसकी था भी नहीं लग पाएगी कि कहां से कैसे मंदा हो गया, कैसे तेज हो गया। सबसे बड़ी जो मुश्किल होती है इसकी तेजी मंदी की, चाहे वो कॉटन हो चाहे अन्य चीजें हो, जो वायदा बाजार में होती है, इसके बहुत कम वॉल्यूम होने से, बहुत कम लोट के अंदर, जो हम हिंदी में इसको नग बोलते हैं, बहुत कम नगों के अंदर इसमें गड़बड़ आ जाती है, जो पूरे हाजिर बाजार को, एक्सपोर्ट बाजार को प्रभावित करती है। तो ऐसा देखने को कॉटन में भी मिलेगा विश्वमोहन जी। ओके, अब बलदेवा साहब आपसे बात कर लेंगे। सबसे ज्यादा फोकस सरकार का आजकल दलहन पर है। क्या लग रहा है आपको, दलहन के दाम जिस तरह से पिछले एक साल में 30% बढ़े हैं तुअर के,
उड़द 10 से 15% दाम उड़द के भी बढ़े हैं, मूंग में भी थोड़ी बहुत तेजी आई है। क्या लग रहा है, चना और मसूर इन दोनों दालों से काम हो जाएगा या महंगाई अभी दालों की और बढ़ने वाली है? बलदेवा सर। विश्वमोहन जी, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा, आपका थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं विस्तार से समझाता हूँ। 2017 में दालें, 16-17 में दालें बहुत ज्यादा तेज हुई थी। सरकार ने बफर स्टॉक बनाया, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत पीएसएफ का बफर रखना चालू किया, ताकि जब तेजी आए तो कंज्यूमर को राहत देने के लिए उन दालों को रिलीज किया जाए। उसके बाद में 17 के बाद में जब यहाँ पे इंपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट कम हुआ, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा, क्योंकि सरकार ने प्रोडक्शन की तरफ ध्यान दिया, तो दालें बहुत ज्यादा किसानों ने उगाई, क्योंकि पिछले 3 सालों में भाव बहुत अच्छे मिले थे किसानों को। तो 18, 19 और 20 3 साल में किसानों ने बहुत ज्यादा दालें उगाई और एमएसपी से हर दाल नीचे बिकी। तो सरकार ने पीएसएस में दालें ज्यादा खरीदने की तरफ ध्यान दिया। कुछ दालें 25% खरीदी है, कुछ दालें 40% तक भी सरकार खरीद रही है, ताकि किसानों को सपोर्ट मिले, किसानों को ज्यादा एमएसपी से नीचे नहीं जाए। तो मैं ये इसलिए ये बता रहा था कि दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही जैसे पोखराज जी ने बोला कि 61% जनसंख्या हमारी जो है खेती पे निर्भर है। यदि खेती नहीं होती है, बारिश नहीं होती है, तो हमारा जो डिमांड है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि 61% खाने वाले लोगों के पास खरीदने को अनाज कम होता है, तो वो अपनी अनाज की आवश्यकता को भी कम करते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी चिंता हमें ये रहती है कि यदि हम सामंजस्य बिठाने की सोचते हैं, हमारी जो भूमि जो है, सिंचित भूमि जो है वो कम है, बारिश पे निर्भर वाली भूमि ज्यादा है। तो कई सालों से हम देख रहे हैं कि नदियों को जोड़ने की जो हमारी योजनाएं है वो अधूरी पड़ी है। तो कुछ चीजों को हमने शॉर्ट टाइम के लिए कर दिया है, हमने पीएसएस का स्टॉक बना दिया, पीएसएफ का स्टॉक बना दिया, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरत है लॉन्ग टर्म विजन रखने की और लॉन्ग टर्म सोच रखने की, ताकि हम अपने किसानों का नुकसान कम से कम कर सकें। सिंचित भूमि जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही नुकसान हमें कम दिखाई देगा। पिछले दिनों में यदि हम देखें 92 की हम बात करें, 92 जितना ये जिस हिसाब से महेश पलावर साहब बोल रहे हैं वैसी पोषण अभी इस बार दिखाई देती है। तो 92 में हमें बहुत ज्यादा प्रभावित होना पड़ा था। हो सकता है आज के दिन हमें बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं होना पड़े, क्योंकि सिंचित भूमि जो है हमारी बढ़ोतरी हुई है। तो मैं बार बार आपके द्वारा सरकार और ब्यूरोक्रेट्स को मैं भी बात करता हूं और आपके द्वारा भी ये बताना चाहूंगा कि सिंचित भूमि जितनी ज्यादा हो उतना ज्यादा हमारा इकोनॉमी के लिए फायदा होगा और हमारे किसानों का फायदा होगा। हमारी 60% जनता को यदि फायदा होता है तो देश तरक्की करेगा, नहीं तो देश तरक्की भी कम करेगा। ओके, बलदेवा सर छोटा जवाब दीजिएगा, वक्त बहुत कम है, छोटे छोटे जवाब अब आप सभी मेहमानों से चाहूंगा। ये बुआई का एरिया कम क्यों हुआ है दलहन का? क्या मोटे अनाज की वजह से या कोई और वजह? आप क्या वजह देखते हैं कि बुआई का एरिया कम क्यों दिख रहा है दलहन में? पहले जो वजह होती थी वो गेहूं की एमएसपी वजह होती थी, लेकिन अब चूंकि जैसा आपने कहा मोटे अनाज, कॉटन, सरसों, तलन, तिलन सबकी तरफ सरकार का है, लेकिन अपने पास जगह उतनी है, इसलिए शायद ये बंटवारा हो गया। बंटवारा होने की वजह से मुझे लगता है कि काफी चीजों जिनके प्राइस नीचे थे, जिनकी यील्ड कम थी, जिनका पर हेक्टर यदि रिकवरी कम मिलती है किसानों को, उसकी तरफ कम गए हैं। जहां रिकवरी ज्यादा मिल रही है वहां पे ज्यादा गए। अब बहुत छोटा जवाब दीजिएगा बलदेवा सर, क्या लग रहा है प्राइस किस तरफ आपको जाते दिख रहे हैं दालों के? प्राइस चिंताजनक स्थिति है, लेकिन मूंग और चना सरकार के पास बहुत है, इंटरनेशनल मार्केट में मसूर बहुत है, तुअर जो है अफ्रीका से आ रही है, उसके बाद फरवरी से रंगून से आने लग जाएगी, उड़दा भी फरवरी से रंगून की आने लग जाएगी। चिंताजनक जरूर है, लेकिन पैनिक वाली कोई बात मुझे नहीं लगती है। ओके, यानी पैनिक वाली बात दलहन में नहीं है। अब चावल की बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट की वकालत आप कर रहे थे मोहित जी, एसोसिएशन के नाते अब खुद भी एक्सपोर्टर है, वो सही बात है, लेकिन घरेलू हमारा जो मार्केट है वो डिमांड ड्रिवेन है, कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट है। क्या लग रहा है चावल के दाम कम होंगे? क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं 15 से 20% तक दाम बढ़े अलग अलग चावल के। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल डिमांड बढ़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया 46% मार्केट शेयर बढ़ गया है, शेयर बढ़ते जा रहा है और चावल की एक्सेप्टेंस जो है वर्ल्ड मार्केट में बढ़ती ही जा रही है। और गेहूं के वजह से भी चावल लोगों ने ज्यादा थोड़ा सा इंपोर्ट किया है। चावल का, गेहूं का ऑल्टरनेटिव चावल ही होता है, अनाज दूसरा अनाज जो है जो मेन स्टेपल डाइट है। और आने वाले टाइम के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक जो हमारे पास है वो बहुत बफर है, हम इसको अंदर रख नहीं पाएंगे। इसको एक्सपोर्ट करना जरूरी है और गवर्नमेंट को इस पे ध्यान रखना चाहिए। काफी माल आज की तारीख में पोर्ट पे बहुत माल अटका हुआ है, ये नोटिफिकेशंस आने की वजह से बहुत सारे माल अटके हुए हैं, जो गवर्नमेंट को थोड़ा रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, नहीं तो काफी माल यहाँ पे सड़ जाएगा। ओके,
अब पुखराज सर, आपसे मेरा सवाल होगा, आपको प्राइस को लेकर आपका आउटलुक क्या लग रहा है? कौन कौन से ऐसी कमोडिटीज है, एग्री कमोडिटीज, जिसके दाम आपको इस साल यानी सेकेंड, अब जो सितंबर के बाद से आपको ज्यादा, जिसमें ज्यादा तेजी आपको दिख रही है? देखिए, इसके अंदर ये आपका मूंग है, मोठ है, तीसरे नंबर पे ग्वार है, बाजरा है। इन सब के भाव तो बढ़ेंगे निश्चित रूप से। जब फसलें कमजोर है तो बढ़ेगी। और जो इंपोर्ट होने वाली वस्तुएं सरकार उनको इंपोर्ट कर सकती है, मंगवा सकती है राहत देने के लिए। पर ये चीजें ये इंपोर्ट वाली नहीं है। न तो ग्वार इंपोर्ट वाला है, न मोठ इंपोर्ट वाला है। ये तो ग्वार है, वो पूरा का पूरा एक्सपोर्ट आइटम है। तो इन चीजों की कीमतें बढ़ी रहेगी मेरे ख्याल से। खाद्य एसेंशियल कमोडिटी में किसी भी वस्तु के दाम नीचे नहीं होने चाहिए, नीचे नहीं रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। भले ब्रेक लगा के रखिए 2024 के चुनाव तक, पर जो स्थिति पूरे वर्ल्ड की चल रही है, तो ऐसे में एसेंशियल कमोडिटी का एक्सपोर्ट तो सरकार न करे तभी अच्छा है। और आयात की तरफ ध्यान दे ताकि उपभोक्ता को राहत मिलती रहे। और 2024 तक जो चुनाव है तब तक कम से कम महंगाई की अशांति नहीं होगी शुरू होगी। ओके, यानी जो खाने पीने की महंगाई है वो यहाँ पर थमने वाली नहीं है। और इस तरह के जो बयान हैं वो जैक्सन होल की जो बैठक हुई थी वहां पर फेड चेयरमैन की तरफ से भी कहा गया था कि री एक्सिलरेट हो सकता है, महंगाई वापस से तेजी वहां पर आ सकती है, अभी भी चिंता का विषय है। और अब आखिरी सवाल महेश पलावा साहब आपसे होगा, क्या आपने मौसम के बारे में तमाम चीजें बताई कि मौसम ऐसा रह सकता है, स्थिति ठीक नहीं है, कम बारिश होगी सितंबर के महीने में, अब सूखे जैसे हालात बन रहे हैं, तो किसानों के लिए आप क्या सलाह देंगे? छोटा जवाब दीजिएगा। देखिए, किसानों के लिए यही है कि जब जो पहला लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है जो मानसून का जारी किया जाता है, उस पर ध्यान रखें। और जो बीच बीच में अपडेट आते हैं उस पर ध्यान रखें और अपनी फसल को उसी तरह से डाइवर्ट कर सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो ट्रेडिशनल फसल है उसी को आप करें। अगर पानी कम है, पानी आपको लगा है मानसून कमजोर रहने वाला है, तो उस तरफ जाएं जिसको पानी की कम आवश्यकता है। अगर मानसून अच्छा है तो आप जो नॉर्मल फसल है वो कर सकते हैं। जी। ओके, तो ये सलाह किसानों के लिए। शुक्रिया महेश पलावा साहब आपका, मोहित जी आपका, पुखराज जी आपका, सुनील जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और कमोडिटी विशेष की इस खास पेशकश में हमारे दर्शकों को बताया कि किन किन एग्री कमोडिटी के दाम आगे बढ़ने वाले हैं और महंगाई कितनी बड़ी चिंता है और मौसम की मार कैसे पूरे ही एग्री कमोडिटी पर पड़ रही है। तो इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।